महाराज, ये देखिए, दीवान ने आपका सारा खजाना इस झोले में छुपा रखा था। नहीं जमींदार साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है विवान, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह कहकर जमींदार ने विवान को अपने महल से निकाल चंदनपुर गांव में विवान नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। विवान खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाया। बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खाना खाने के लिए कहा है। मैं भी पिछले कई दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि तुम्हारे पिताजी का इलाज हो सके। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी, मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आप दोनों का अच्छे तरीके से इलाज कराऊंगा, और फिर देखना, आप दोनों पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। बेटा, मुझे आशा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। माँ, अब मैं काम पर निकलता हूँ। आप अपना और पिताजी का ध्यान रखना। विवान, ये लो खाने का डब्बा, और इसे समय पर जरूर खा लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर विवान ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और खेतों की तरफ चल पड़ा। उसने मन में सोचा, इस बार मुझे कुछ भी करके अच्छी फसल उगानी होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा फसल उगा सकूं। वह खेतों में बीज बोने लगा। तभी वहां उसका दोस्त प्रवीण आया और उसने विवान से बात की। तुम क्या कर रहे हो विवान? कुछ नहीं प्रवीण, बस दोबारा खेतों में बीज लगा रहा हूँ। विवान, ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुम क्या जानते हो कि इस समय मौसम किस तरह बदल रहा है? कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उग पाएगी? इस बार भगवान पे मुझे इतना विश्वास है कि इस बार मेरी फसल अच्छी उगेगी। विवान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा और अपने काम में लग गया। प्रवीण मुंह बनाकर वहां से चला गया। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया, और अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। माँ ने घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। जैसे ही विवान हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठा, वहां एक जादुई ऋषि को अपनी तरफ आते हुए देखा। प्रणाम ऋषि बाबा, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं तो 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। ऋषि बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके लायक तो नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो ये खाना खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्य कभी बुरा नहीं होता, पर ये खाना तो तुम्हारे लिए है ना, और मेरे हिसाब से तुम इसे खाने ही बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे पुत्र? जी ऋषि बाबा,
मैं इसे खाने ही बैठा था, लेकिन अब मैं खेतों का सारा काम खत्म कर लिया हूँ। मेरे घर वापस लौटने का समय हो गया है। मैं घर जाकर खाना खा लूँगा। ये खाना आप खा लीजिए। विवान ने अपना सारा खाना ऋषि बाबा के आगे रख दिया। ऋषि बाबा ने प्रसन्न होकर खाना खाया और फिर विवान से बात की। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी कठिन समय में मेरी मदद की। तुम्हारी उदारता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी मुश्किलों का तुम डटकर सामना करोगे और अपनी मेहनत और लगन से धनवान हो जाओगे। ऋषि बाबा ने विवान को आशीर्वाद दिया और उसके जाने के बाद विवान भी अपने घर लौट गया। विवान, तू आ गया। हाँ माँ, खेतों का सारा काम जल्द ही हो गया था, इसलिए मैं घर वापस आ गया। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विवान, तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से हमारे घर के हालात बहुत खराब है। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उससे मैं तेरे पिताजी की दवाइयाँ ले आई और रात का बचा हुआ खाना मैंने तुझे सुबह में दे दिया। अब घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। यह सुनकर विवान उदास हो गया और भूखा ही सो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। विवान दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और माता पिता का खर्च उठाता है। साथ ही वह अपने खेतों में भी लगी फसल का ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसल तो बहुत ही अच्छी उग रही है। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। विवान यह सोच ही रहा था कि तभी प्रवीण फिर से वहां आता है। अरे वाह विवान, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उगी है। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और तेरी खुद की खेत में भी अच्छी फसल हो रही है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल होती ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है प्रवीण, ये तो बस मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों की खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो अपने माता पिता का इलाज मैं कैसे कराऊंगा? यह बात कर ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया और देखते ही देखते जादुई तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। प्रवीण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज न हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। प्रवीण यह कहकर वहां से हंसते हुए चला गया, जबकि विवान मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो गई और देखते ही देखते विवान की सारी फसल खराब हो गई। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल बेकार हो गई। विवान दुखी होकर घर लौट गया। क्या हुआ विवान, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। माँ, इस जादुई तूफान और बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गईं और अब मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। बेटा, कोई बात नहीं, सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी जरूर आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। विवान अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर
बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। मुझे पिताजी की इलाज के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि ये मुझे कुछ न कुछ काम जरूर देंगे। विवान यह सब सोचते हुए जमींदार के पास गया। प्रणाम जमींदार साहब, मैं विवान हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ पवन, बताओ तुम किस काम के लिए आए हो? जमींदार साहब, जादुई तूफान और बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई। मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ और मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। ठीक है विवान, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे जादुई बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधे की काट छाट करनी होगी। विवान ने जमींदार के पास दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उसी महल के बीच प्रवीण भी पौधों की काट छाट करता था। प्रवीण विवान को महल में देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया। अच्छा, तो विवान अब यहाँ भी काम करने लगा। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। यह सोचकर प्रवीण वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जमींदार विवान के काम से बहुत खुश थे। यह देखकर प्रवीण ने एक चाल चली। इस सारे खजाने को विवान के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तोला जाएगा तब मजा आएगा। प्रवीण ने जमींदार के जादुई खजाने को चुराने के बाद विवान के झोले में रख दिया और फिर वहां से चला गया। कुछ समय बाद मंत्री जमींदार से बोले, महाराज, महल से आपका सारा खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा खजाना महल से आखिर किसने गायब किया? जमींदार ने अपने खजाने के चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाया और उनसे पूछताछ की। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से किसी ने चुराया है। जिसने भी ये काम किया है वो चुपचाप मुझे बता दे। अगर तुमने खुद बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मैं तुम्हें बुरी सजा दूंगा। जब जमींदार साहब बात कर रहे थे तभी प्रवीण बोला, दर साहब, मैंने विवान को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका खजाना हो। आप उसकी तलाश से लीजिए। जमींदार ने प्रवीण की बात सुनकर मंत्री को विवान का तलाशी लेने के लिए कहा। महाराज, ये देखिए, विवान ने आपका सारा खजाना इस झोले में छुपा रखा था। नहीं जमींदार साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाकर कहता हूँ। ठीक है विवान, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह कहकर जमींदार ने विवान को अपने महल से निकाल दिया। विवान मायूस होकर जंगल की तरफ चला गया। वहां अपने जादुई दोस्त मंगल और प्रेम से मिला। लगता है कोई गांववासी हमारे जादुई जंगल की तरफ आ रहा है। हाँ, और मुझे लगता है ये बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। चलो हम दोनों ही चलकर उससे पूछते हैं। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तो तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं।
मेरा नाम विवान है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन जमींदार साहब ने मुझे चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? देखो विवान, परेशान मत हो। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। इस जादुई सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। विवान उस जादुई सिक्के को लेकर वापस घर लौट आया। विवान के जाने के बाद मंगल और प्रेम जादुई तरीके से गायब हो गए। इधर प्रवीण जमींदार के जादुई खजाने से कुछ न कुछ चोरी करता था। एक दिन प्रवीण चोरी करते हुए पकड़ा गया। अच्छा, तो तुम हो असली चोर? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने ये गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्रवीण ने माफी मांगने के बाद विवान की सारी सच्चाई भी उन्हें बता दी। यह सुनकर जमींदार खुद विवान से माफी मांगने उसके घर गया। जमींदार विवान के लिए ढेर सारा जादुई खजाना भी ले गया। मुझे माफ कर दो विवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरह से ये भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं जमींदार साहब, मैंने आपको माफ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए बहुत काफी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है विवान, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रहा हूँ। जमींदार के बहुत कहने पर विवान ने वह जादुई खजाना लिया। उस खजाने को पाकर विवान बहुत धनवान हो गया। यह देखकर विवान की माँ ने कहा, देखो पुत्र, यह सब नसीब का खेल है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा था।